आज हम क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे कि दरअसल क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है और एक बेहतरीन और बेस्ट और मौसर क्लासरूम मैनेजमेंट्स के टूल्स और इसके तमाम लवाज़िमात से आगाही होना लाजमी है। इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट का होना लाजमी है। बहुत सारे असातिज़ा ये सवाल करते हैं मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स में कि सर जो मेथड आप बताते हैं हम उसी मेथड को फॉलो करते हैं। बहुत सारे मैकेनिज़्म, बहुत सारे मेथडोलॉजी हम नेट से भी सीखते हैं, मुख्तलिफ़ असातिज़ा और ट्रेनर से भी हमने ये चीज़ें सीखी हैं। हम उन चीज़ों को अप्लाई भी करते हैं, लेकिन हमें क्लासरूम से वही नतीजा नहीं मिलता। बच्चों की साइड से, बच्चों की तरफ से जो तवक्को हमारी है होती है, उस तवक्को के मुताबिक बच्चे सीख नहीं पाते और वो उस तरह का रिज़ल्ट हमें नहीं देते। क्या वजह हो सकती है? मेरे ज़हन के मुताबिक क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से जब तक टीचर को आगाही नहीं मिलती, टीचर को जब ये बताना हो कि क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है, उस वक्त तक सिर्फ टीचिंग मेथड से उसको वो तरीका है, वो रिज़ल्ट नहीं मिलना जो मतलूबा रिज़ल्ट है। तो आज हम ये बात करेंगे क्लासरूम दरअसल होता क्या है। क्या क्लासरूम सिर्फ रंग रोगन, कमरा, खिड़की या डेकोरेशन को कहते हैं? तो नो, आपका जवाब ये होगा कि जवाब आता है कि नहीं, ये तो इसको तो क्लासरूम नहीं कहते। किसको कहते हैं फिर क्लासरूम? व्हाट इज़ ए क्लासरूम? तो क्लासरूम दरअसल वो जिसमें उस्ताद हो, जिसमें उसके सामने शागिर्द स्टूडेंट हो, जिसमें मवाद हो सीखने का, जिसमें तरीके तदरीस अप्लाई होता हो, दिस इज़ ए क्लासरूम। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आ गया कि उस्ताद पे हम बाद में बात करते हैं। चले हम क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स भी आ गए, मवाद भी आ गया, बुक्स भी आ गए, लर्निंग इन्वायरमेंट भी आ गई। अब हम इस पे बात करते हैं कि क्लासरूम को कैसे मैनेज किया जाता है। इस क्लासरूम के अंदर टीचर का क्या रोल है, टीचर ने अपने इस क्लास को कैसे मैनेज करना होता है, इसकी तरतीब और तरीक़ेकार को कैसे लेके आगे जाना होता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले में आप लोगों ने 4 बातें याद रखनी है कि सबसे पहले जब आप क्लासरूम के अंदर एंटर नहीं होते, क्लासरूम को एंटर होने से पहले आपने प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, कंट्रोलिंग, ये 4 वो बुनियादी चीज़ें हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से आपके इल्म में होना चाहिए। हम एक एक पे तफसीली बात करेंगे। व्हाट इज़ ए प्लानिंग? प्लानिंग क्या होती है और कब हमने प्लानिंग करनी होती है। तो प्लानिंग को हम दरअसल ये कहते हैं, क्लासरूम में एंटर होने से पहले आपने प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग में आपका लेसन प्लान भी आता है। आपने अपनी तमाम अहदाफ का तयन करना है कि अगर हम थोड़ा डिटेल से जाए तो पूरे ईयर का आपके पास ईयर प्लानर होना चाहिए, फिर मंथली आपको होना चाहिए, टर्म वाइज होना चाहिए, फिर मंथली होना चाहिए, फिर वीकली होना चाहिए, फिर डेली होना चाहिए। डेली को हम डेली लेसन प्लान के नाम से जानते हैं, DLP के नाम से जानते हैं कि डेली आपने लेसन प्लान करना है। जब आप क्लासरूम में एंटर होते हैं तो आपके पास लेसन प्लान होना चाहिए कि मैंने आज का लेसन पढ़ाना था, उसके लिए क्या क्या हिकमत अमली थी, कैसे पढ़ाना था, कितना पढ़ाना था, कितने वक्त में करना था, उसमें कौन सी एक्टिविटी मैंने डिज़ाइन की थी, वो सब चीज़ें आप पहले से तैयार करेंगे। उसको हम प्लानिंग कहते हैं कि आपने उस प्लानिंग के अंदर वसाइल का जो इस्तेमाल होता है वो वसाइल आपके पास होने चाहिए। जो चार्ट्स आपने इस्तेमाल करने थे वो चार्ट्स आपके पास आपके क्लासरूम के अंदर फिर आपके पास होने चाहिए। जो आपने रोलिंग सिस्टम इस्तेमाल करना था, जो आपने फ्लैश कार्ड इस्तेमाल करने थे, जो आपने मार्कर इस्तेमाल करने थे, जो आपने बॉक्सेस बच्चों के पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने थे, वो चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। इसकी अरेंजमेंट आपने प्लानिंग में करनी होती है कि क्लासरूम में अभी तक आप एंटर नहीं हुए, लेकिन पहले आप प्लानिंग करते हैं। इस प्लानिंग में ये तमाम चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें इसकी अरेंजमेंट आपने करनी है। तो दूसरा हमारा जो बुनियादी लाजमी जुज़ू है वो है ऑर्गेनाइजिंग। आपने इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। क्लासरूम के अंदर बच्चों की सेटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे बैठना है, यू शक्ल में बैठना है, एल शक्ल में बैठना है, इस अंदाज और तरीक़ेकार में बच्चे बैठेंगे, ये आपने सबसे पहले आपने इस सेटिंग को तरतीब देनी है। आपके पास जो लर्निंग टूल्स मौजूद हैं उसमें चार्ट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, एक्टिविटी के लिए मज़ीद कुछ अशिया और कुछ टूल्स हैं वो आपके पास हो और उसको इस तरतीब के साथ आप वहाँ पे लगा लें। दिस इज़ अरेंजमेंट, ठीक है। अब आपने एक्टिविटी जो करनी है, उस एक्टिविटी कौन सा बच्चा करेगा जी?
कौन सा ग्रुप कितने मैंने ग्रुप बनाने हैं, 3 ग्रुप बनाने हैं, 4 ग्रुप बनाने हैं, 5 ग्रुप बनाने हैं, 2 ग्रुप मैंने बनाने हैं। जितने भी ग्रुप्स आपने बनाने हैं उसको डिवाइड करें, कौन से ग्रुप ने कौन सी एक्टिविटी करनी है, ठीक है। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग, ये आप ऑर्गेनाइज करेंगे, चलिए इस ग्रुप ने ये वाली एक्टिविटी करनी है। इसके बाद आप देखेंगे आपके क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है या स्मार्ट बोर्ड मौजूद है। इन तीनों में से कोई एक बोर्ड तो होना चाहिए। विदाउट बोर्ड तो आप टीचिंग नहीं कर पाते, तो लिहाजा बोर्ड की अरेंजमेंट ये आप इसके अंदर पहले से ऑर्गेनाइज करेंगे कि अच्छा आप फिर बोर्ड को देखेंगे, बोर्ड मैंने रखना किधर है। अच्छा मैं सामने बोर्ड लगाती हूँ तो क्या उस साइड वाले बच्चों को नज़र आता है, इस साइड वाले बच्चों को बोर्ड सहूलत के साथ आसानी से नज़र आता है। इस बोर्ड पे मैं जो लिखूँ वो पीछे सबसे जो लास्ट वाला बच्चा बैठा है क्या उसको नज़र आता है, साफ नज़र आता है या नहीं नज़र आता। अच्छा ये तमाम चीज़ें आपने पहले से अरेंज करने होते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करना होता है क्लासरूम के अंदर। अगर किसी बच्चे को ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आता तो आपने ब्लैक बोर्ड का या वाइट बोर्ड की प्लेस जगह जो है वो चेंज करनी होती है कि यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए, तो जहाँ होना चाहिए उसको वहीं पे लगा लें। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, इसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग ये तमाम चीज़ें आपने करनी होती है क्लासरूम के अंदर। तीसरी चीज़ हम जाएंगे स्टफिंग। इसका मतलब ये है कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, ठीक है, या राइट वर्क फॉर राइट पीपल। यानी आप अपने क्लास के अंदर मॉनिटर मुकर्रर करते हैं, आप ग्रुप लीडर मुकर्रर करते हैं, आप टीम लीड मुकर्रर करते हैं, तो उसमें से उस बंदे को चुना जाए, उस बच्चे का इंतखाब किया जाए जो बेस्ट हो। यानी एक बच्चा है जो इंग्लिश पढ़ सकता है, उसको आप मैथ्स के लिए टीम लीड मुंतखब करते हैं। एक बच्चा है जो कुरान करीम की तिलावत बेहतर अंदाज में कर सकता है और उसी बच्चे को आप इंग्लिश के लिए टीम लीड मुकर्रर करते हैं और उसको मॉनिटर मुकर्रर करते हैं, ग्रुप लीडर मुकर्रर करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। तो आपने क्या करना है, राइट मैन फॉर राइट जॉब। आपने अपने बच्चों में से जो बेस्ट हैं, जिस चीज़ में बेस्ट हैं, जो सब्जेक्ट उसको पसंद है, जो चीज़ उसको पसंद है, उनकी पसंद के मुताबिक उसी चीज़ में उसको ग्रुप लीडर बनाना है, उसको टीम लीड बनाना है और उसी को आपने मॉनिटर बनाना है। तो तभी तो आपकी एक्टिविटी जो है वो फ्रूटफुल होगी, वो रिज़ल्ट वहाँ से मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो स्टफिंग में ये चीज़ें आती हैं कि आपने राइट बंदे को राइट जॉब देना है, उसके बेहतरीन तरीके से आपने उसकी सिलेक्शन करनी है। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन आता है आखिर में कि क्लासरूम को मैनेज करने में आखिरी एक चीज़ आती है कि कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोल करना। आप कंट्रोलिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है, क्या कंट्रोल करना, यानी कंट्रोलिंग में आपने उसके डिसिप्लिन कंट्रोल करना है। तो डिसिप्लिन कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले आप तो बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक उनसे पूछिए क्लासरूम की कवायद ज़ाबित क्या होनी चाहिए। तो बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक लिखे, बच्चों के कहे अगर कोई चिल्लाए तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, कोई अगर तवज्जो के साथ ना बैठे तो उसके साथ क्या होना चाहिए, कोई अगर क्लासरूम में गंदगी फैलाए तो इसका क्या होना चाहिए। तो इस तरह कुछ बच्चे आपको बताएंगे, कुछ बच्चों को इन्वॉल्व करें। जब बच्चे सब अपनी रजामंदी के साथ आपको कुछ रूल्स बताएंगे तो उस कवायद और उस रूल की फिर पाबंदी भी करेंगे। तो कुछ बच्चों से ले ले, कुछ अपनी तरफ से ले ले और ये डिसिप्लिन के कुछ कवायद ज़ाबित आप लिख के क्लासरूम के अंदर आप इज़ा करें, उसको आप इज़ा करें। रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चा जब गेट के अंदर एंटर होगा क्लासरूम के तो वो उस पर नज़र पड़ेगी, रोज़ाना उसको पढ़ते भी रहे होंगे, तो ये वो चीज़ फॉलो होती रहेगी। तो डिसिप्लिन क्लासरूम का मैनेज रखने के लिए, काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए टीचर्स ने इस तरह की चीज़ें बनानी होती हैं और इस तरह क्लासरूम का जो डिसिप्लिन होता है, नज़्म ज़ब्त होता है, वो कंट्रोल रहता है। इसके बाद क्लासरूम के अंदर स्लो लर्नर बच्चों को कंट्रोल करना, उसको आमादा करना लर्निंग पर, क्योंकि उन बच्चों को नहीं पता होता कि मैं सीख पाऊँगा, उनको नहीं पता होता कि मैं सीख के क्या बनूँगा, क्या ज़रूरत है मुझे सीखने की। तो उन बच्चों को मोटिवेट करना, उन बच्चों के साथ नरम मिजाजी से पेश आना, खुश अखलाक़ी के साथ पेश आना और उन बच्चे के साथ खेल में उनको सिखाना, उनके साथ खेलना और उन बच्चों को आगे बिठाने की कोशिश करना और उन बच्चों को एक लफ्ज़ पढ़ने पर उनके लिए तालियां बजवाना, क्लैपिंग करना, उनको ट्रॉफियों से नवाजना, उनको स्टार देना। ये वो तरीक़ेकार हैं जिस तरीके से आप उन बच्चों की तवज्जो ले सकते हैं, उनको माइल कर सकते हैं लर्निंग के लिए
और उनको उबार सकते हैं लर्निंग के लिए कि हाँ मैं भी सीख सकता हूँ, हाँ मैं भी कुछ हूँ, हाँ मेरा भी दिमाग है, मैं भी तो फंसा सकता हूँ, मैं भी तो विनर हो सकता हूँ। ये काम आप जब करेंगे तो ये बच्चा लर्निंग की साइड पे आएगा और ये आपके साथ क्लास में शामिल होता रहेगा, यानी फिजिकली भी और मेंटली भी ये आपके साथ क्लासरूम में मौजूद होगा। और आपका जो असल टारगेट है वो यही है कि आप स्लो लर्नर बच्चों को क्विक लर्नर के जगह पर पहुंचा दें। तो दिस इज़ द वे ऑफ टीचिंग। तो इन तमाम चीज़ों को आपने हैंडल करना है कि जो बच्चे जिसका बिहेवियर ठीक नहीं है, जो बोलने का तरीक़ाकार उसको नहीं आता, उसके साथ मैंने कैसे डील करना है। ठीक है, उसको इसकी डीलिंग का अलग अंदाज होगा। जो बच्चे समझते हैं बात को, उसको डील करने का अलग अंदाज होगा। तो दरअसल ये वो बुनियादी चीज़ें जो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए आपको समझना चाहिए। सबसे बुनियादी चीज़ आपको ये भी आखिर में समझनी चाहिए कि क्लासरूम का आपका माहौल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट। जब तक आप बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं देते ना, तब तक आपका बच्चा लर्न नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें बच्चे किताब से सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चे टीचर से सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चे बोर्ड से सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चे आपके क्लासरूम के दीवारों में लगे हुए चार्ट से सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें आपके क्लासरूम का जो गेट है, ये गेट बच्चों को सिखा देती है। बहुत सारी चीज़ें आपका वॉशरूम बच्चों को सिखा देती है। बहुत सारी चीज़ें आपके स्कूल का प्लेग्राउंड बच्चों को सिखा देती है। तो ये सब चीज़ें कब होंगे, कब सीखेगा बच्चा इन तमाम चीज़ों से? जब आप इसको लर्निंग एनवायरनमेंट में तब्दील करेंगे। तो लर्निंग एनवायरनमेंट में तब्दील करने के लिए आपके क्लासरूम में लर्निंग टूल्स आवेज़ा होने चाहिए। यानी मैं बार बार कहता हूँ ट्रेनिंग्स में कि आप लोगों ने क्या करना है, चार्ट्स बनाने हैं, फ्लैश कार्ड बनाने हैं, आपने अपनी क्लासरूम को डेकोरेट करना है। इस क्लासरूम को डेकोरेट करने का यही मकसद है कि आपके बच्चे को लर्निंग में आसानी हो जाती है। इसका आसान मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि आप अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में बैठ के किसी आम फ्लाइंग कोच या कोस्टर या बक्सा इन गाड़ियों में आप सफ़र करेंगे, तो सफ़र के दौरान किसी को कॉल आएगी, वो चिल्लाएगा, अगर दूसरे को गालियाँ देंगे, बड़बड़ाएगा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होगा। इस तरफ कंडक्टर जो हैं वो भी शोर शराबा करेगा, आपसे किराया मांगने के लिए 2-2, 3-3 रुपये पे झगड़े हो जाएंगे और एक अजीब सी सूरत हाल होती है, अजीब सा माहौल होता है। मुकाबिल अगर आप किसी दूसरी डाइयो में बैठ जाए, सफ़र करेंगे, तो उस सफ़र में आप सुकून महसूस होगा, क्योंकि उसका माहौल ऐसा है कि वहाँ के कंडक्टर चिल्लाता नहीं है, वहाँ का ड्राइवर चिल्लाता नहीं है, वहाँ जो लोग बैठे हैं वो मुहज़्ज़ब हैं, वो तहज़ीब याफ्ता हैं। वो जब फ़ोन पर भी बात करेंगे स्लोली बात करेंगे, आपके सामने ही बैठा होगा बंदा, वो फ़ोन पर लगा होगा, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये फ़ोन पर बात कर रहे हैं। वो बहुत मुहज़्ज़बाना अंदाज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माहौल ऐसा क्रिएट किया गया है जहाँ पर आप चिल्ला नहीं सकते। ऐसा माहौल आपको प्रोवाइड किया गया है जहाँ पर आप लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते। यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें अवेलेबल है, आपको पानी मिल रहा है, आपकी किराए पहले से आप टिकट दे चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा एसी वाला माहौल प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आम लोग करते हैं। तो यही है आपका इन्वायरमेंट का असर, कि जब आप बच्चे को लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो यही बच्चा यहाँ सीखेगा। अगर आप वो नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो बच्चा फिर कम सीखेगा, उस तरह नहीं सीखेगा जिस तरह वो बच्चा सीखता है जिसको एनवायरनमेंट मुहैया की गई है। तो उम्मीद है आज के चंद बातों से आपको इस्तिफादा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पर मज़ीद हम गुफ्तगू